will you move towards removing sedition from the books and laws like criminal defamation? About sedition, you're absolutely right. There should not be an abuse of this power. I am completely against it. अभी आपने जो लॉ मिनिस्टर को सुना, तो लॉ मिनिस्टर यानी स्टेट गवर्नमेंट की अभी जो इंटेंशन है वो सेडिशन को रिपील करने की नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी देश में ऐसे कुछ फोर्सेज हैं जिनके लिए सेडिशन लॉ कानून की बुक में रखना बहुत ज़रूरी है। और तो इस पूरे जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए सेडिशन का यूज़ होता है, या सेडिशन वाकई में बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें हम देखेंगे कैसे जो ब्रिटिशर्स ने सेडिशन का जो यूज़ किया वो किस इंटेंशन से किया था, और व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तो क्या इसको रिपील करने की ज़रूरत थी, इसको लॉ बुक से हटाने की ज़रूरत थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स इन 1951 में उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी, और अभी लेटेस्ट जो 2018 की लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाया, उससे पहले ही उनका टर्म पूरा हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो केदार सिंह वाला केस है उसमें जो क्या डायरेक्शंस रही, तो इन सारे ओवरऑल सिनेरियो को हम देखेंगे कि जहाँ वाकई में जो सेडिशन का है, और जो पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर लॉन्च की जाती है सेडिशन के अंडर, तो क्या वाकई में ये सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाता है कि नहीं जाता है। और आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो हम इसके सभी डायमेंशंस पे इस पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, ये वीडियो हो सकता है आपकी 30 या 30 to 35 मिनट्स की हो, तो प्लीज़ ये, लेकिन ये आपके जो किसी तरह कोई डाउट्स आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देखते हैं। आपका 1860 में आईपीसी आता है, इंडियन पिनल कोड बाय लॉर्ड मैकॉले, लेकिन आपका वहाँ भी मोमेंट चल रहा होता है जब इस्लाम जो था आपके वो ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाह रहे थे, लेकिन उस मोमेंट को सप्रेस कर दिया गया था, और ये पुणे के आसपास ज़्यादा था, तो ये पूरा नेशन वाइड नहीं फैल पाया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस कर दिया था। तो उनको कहीं ना कहीं ये था कि कहीं रिवाइवलिज्म की जो स्पिरिट है वो दोबारा ना आ जाए, और हमारे सरकार के अगेंस्ट ऐसा कोई रिवोल्ट ना कर दें मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसलिए पार्टिकुलर स्पेसिफिक जब ये लेके आए, तो उस समय इनकी इंटेंशन उस पर्टिकुलर जो रेवोल्यूशन को सप्रेस एंटिसिपेशन में लेके आए थे ये, और वहाँ भी मोमेंट को सप्रेस ऑलमोस्ट कर चुके थे, लेकिन इसके रिवाइवल के फियर में ये लेके आए, और फिर तकरीबन आप ये देखिए 1860 में आईपीसी आता है, और 1870 में ये लेके आते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। और ये आर्टिकल 120A और आर्टिकल 124 है सेडिशन, ये आईपीसी की लॉ बुक में लेके आते हैं। और ये फिर क्या होता है, इस तरीके से फिर फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे होते हैं उनको भी सप्रेस करने में यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं सेडिशन में बुक किए जाते हैं। अब 1891 में जो फर्स्ट केस आया सेडिशन का, देखिए इसके लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे हैं, बहुत सारे इस पे मैंने आपके इंटरनेट पे जाके सर्च किया हुआ है, तो मैंने पूरा सीक्वेंस बना के रखा है, तो आपको ये बहुत काम आ सकता है। जो स्टूडेंट्स आपके सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपके जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और आपका ऐसे राइटिंग में भी, तो ये इट इज़ योर स्मार्टनेस हाउ टू यूज़ इट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। जो फर्स्ट केस आया सेडिशन का, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस जोगिंदर चंद्र बोस का आता है पहला केस। वो एक उनकी अपनी मैगजीन होती है बोंगो बॉसी, और इस मैगजीन में वो एक अपना आर्टिकल लिखते हैं, और उसमें क्या करते हैं, एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, और उसका वो क्रिटिसिज्म करते हैं क्योंकि इसमें जो कंसेंट एज होती है 10 से लेके एलिवेट करके 12 ईयर कर देते हैं आपकी कंसेंट जो एज है। तो लेकिन आपको पता है कि हमारे उस समय तो चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, और बहुत छोटे बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी, तो उन्होंने भी एकदम ऐसे नहीं कि 10 से सीधा 18 कर दिया हो, तो 10 से 12 किया, लेकिन इसका भी काफ़ी प्रोटेस्ट था, और इसके बारे में उन्होंने ये लिखा, तो उनके अगेंस्ट सेडिशन इम्पोज कर दिया गया। ये पहला केस था, बाद में उनको माफ़ भी कर दिया गया था। अब ये एक आता है फ्रीडम फाइटर्स। अब फ्रीडम फाइटर्स देखिए, अब उन्होंने क्या था, ये वहाँ भी मोमेंट को सप्रेस करने के लिए किया, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहा आगे ऑथर्स के अगेंस्ट। देखिए आप सेडिशन मोस्टली देखोगे कि आपके जो मोस्टली जो एफआईआर कटती हैं वो अगेंस्ट थिंक टैंक, अगेंस्ट राइटर्स, अगेंस्ट जर्नलिस्ट ही करती है, क्योंकि जो मीडियम आदमी है वो लिखेगा नहीं, तो बहुत रेयरली चांस है कि आप जब लिटरेचर लिखा जाता है, आपके जो राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, तो मोस्टली आप देखेंगे कि वही घूम फिर के उन्हीं के अगेंस्ट एफआईआर करती है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से अलग हों। फ्रीडम फाइटर्स हैं, देखिए आपकी लाल बाल पाल आपने पढ़ाया हुआ हिस्ट्री में, ये आई हैव हाई रिगार्ड फॉर आवर श्री बाल गंगाधर तिलक। ये 1897 में क्या हुआ है कि इन्होंने इनके 2 न्यूज़पेपर थे, केसरी जो था मराठी में भी आता था, और ये आपका महाराठा आपका इंग्लिश में आता था। केसरी का मैंने जैसे पिक भी लगा रखा है ढूंढ के। तो यहाँ पे एक आर्टिकल लिखते हैं, और उसके एवज में इनको फिर क्या होता है कि 18 मंथ्स की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलती है। और फिर क्या हुआ कि
कुछ ही टाइम बाद, यानी आपका देखिए 1898 में क्या हुआ कि इन्होंने फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेडिशन की डेफिनेशन भी एक्सटेंड कर दी और इन्होंने लिख दिया अटेम्प्ट टू एक्साइट फीलिंग ऑफ इन्विटी अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज आल्सो ए फॉर्म ऑफ सेडिशन, यानी इन्होंने मेयर अटेम्प्ट को भी सेडिशन मान लिया। और तो ताकि मैक्सिमम लोग कवर हो जाएंगे इसके अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी उस समय। अब 1908 देखिए, अगेन बाल गंगाधर तिलक, देखिए वो रुकने वाले नहीं थे वो, और उन्होंने 2 आर्टिकल लिख दिए। एक तो लिखा था कंट्रीज मिसफॉर्च्यून ऑन 12 मई 1908, तो आपको 12 मई को उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। फिर दूसरा इन्होंने जो है एक और आर्टिकल लिखा, दीज रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग, ये 9 जून को लिखा। तो बहुत नज़दीक है, 1 महीने का भी गैप नहीं है पूरा। और इन दोनों आर्टिकल्स की वजह से इनके सेडिशन में फिर दोबारा एक और एफआईआर कटती है और इस बार इनको बहुत लंबी सज़ा मिलती है, 6 ईयर्स आपकी बर्मा में मिलती है इनको, क्योंकि ब्रिटिशर्स ट्रांसपोर्टेशन में जो पनिशमेंट देते थे। और तो देखिए आप किस तरीके से फिर इन्होंने महात्मा गांधी की, देखिए महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आ जाते हैं 1915 में, और 1922 में वो काफ़ी एक्टिव हो चुके होते हैं। गांधी जी पुट अंडर सेडिशन फॉर हिज 3 आर्टिकल्स फॉर द यंग इंडिया, ये उनका यंग इंडिया का मैंने लगाया, आप साइड में देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये वॉल्यूम 2 जनवरी 1919 का है। तो इसमें वो 2 आर्टिकल लिखते हैं और ये आपका फिर इसके बाद हरिजन लेके आते हैं, लेकिन ये आपका 1931 तक ये एक्टिव रहता है इनका यंग इंडिया। और यहाँ पर ये इन्होंने जो आर्टिकल लिखे 3 आर्टिकल्स, तो इनको भी सेडिशन के अंदर बुक कर दिया जाता है और ये भी जेल जाते हैं। अब देखिए अभी हमने देखा इसमें एनी बेसेंट को भी डाला गया सेडिशन में, तो काफ़ी जो आपके और भी फ्रीडम फाइटर्स हैं मोस्टली को सेडिशन में बुक किया जाता था। अभी हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, अब हम आज़ाद हो चुके होते हैं, तो उस समय देखते हैं कि क्योंकि उस समय क्या था, पुलिस स्टेट, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी बिकेम द वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट बन जाते हैं तो वो स्प्रिट कैसे चल सकती है अब हम आज़ाद होने के बाद भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सेडिशन किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लेके आए थे। अब वो पर्पज़ हमारा वो नहीं है, तो क्या सेडिशन को कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं। तो इस पर मैं आपको बताऊं कि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बात कही थी कि यस हमने इसको फेस किया है, और वो भी काफ़ी टाइम जेल में रहे थे, तो उनको पता था कि सेडिशन जो है, लेकिन इस पर उन्होंने आवाज़ रेज की, लेकिन आगे बात बढ़ी नहीं, ये सेडिशन को रिपील नहीं किया गया। अब पहला केस जो आता है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट, ये इसमें 124A यानी सेडिशन को चैलेंज किया गया, क्योंकि आपका आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है चाहे प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, तो ये आईपीसी आपका प्री इंडिपेंडेंस है। तो ऑब्वियसली ये चाहे प्री इंडिपेंडेंस भी हो, वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता। आपको यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, और उस साइड से आपको जो सेडिशन है वो रोक रहा है, तो ये उसके कन्फ्लिक्शन में है, इसलिए इसको चैलेंज किया गया। और पंजाब हरियाणा देखिए पंजाब हाई कोर्ट, क्योंकि उसमें हरियाणा नहीं बना था, ये 1951 का केस है, तो यहाँ पे तारा सिंह वाले केस में बोल दिया कि सेडिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आ जाते हैं 1959 में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो आपका सेक्शन 124 अल्फा इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया। लेकिन बात अब आती है 1962 में केदारनाथ सिंह वाले केस में, गवर्नमेंट जाती है बिल, तो यहाँ पर आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 124A ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर विद सम राइडर्स, विद सम कंडीशन, विद सम लिमिटेशन। और वहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट वट एवर डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इज अ बाइंडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्पीच अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज वाज नॉट इलीगल। सपोज टुडे इज पार्टी ए इज रूलिंग इन द कंट्री, और अगर आप पार्टी ए के अगेंस्ट कुछ बोलते हो तो ऐसा नहीं है कि उसने सेडिशन कमिट कर दिया, राइट। गवर्नमेंट इज समथिंग, स्टेट इज समथिंग। आपका जो स्टेट है और जो पॉलिटिकल पार्टी है या गवर्नमेंट है, उनमें डिफरेंस है। स्टेटमेंट और एक्ट मस्ट इनसाइड द वायलेंस, और जो बात उसने स्टेटमेंट दी है या उसने कुछ एक्ट किया है उससे कुछ फर्दर आगे वायलेंस हुआ हो फिजिकली, तो ऐसा राइडर्स लगाए और ऐसा उन्होंने डिसीजन दिया। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, जब भी जितनी भी एफआईआर कटती है, मैंने इस पर बहुत थ्रोली देखा, कहीं पे भी पुलिस अपना माइंड अप्लाई नहीं करती है। जैसे गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन मिलती है और इमीडिएटली कर्व कर दिया जाता है और सेडिशन लगा दिया जाता है। यानी अगर किसी के अगेंस्ट सेडिशन अगेंस्ट एफआईआर कटती है तो उसको पर्सनली ही सारा कुछ फेस करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन सी गाइडलाइंस आपकी ऐसे की ऐसी बेकार चली जाएंगी। हाँ, कोर्ट में आपको एक्विटल जरूर मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो 5-10 साल हैं आपके जो लाइफ के, प्रीशियस लाइफ के, वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक थोड़ा ट्रॉनी है, डिलेमा है। अब देखिए सेक्शन 124A सेडिशन की बात करते हैं। अब सेडिशन हम सेडिशन कर रहे हैं। सेडिशन एक्चुअल है क्या? आपकी देखिए, हूएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन या रिटन, बोलने से, लिखने से, साइन से भी, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेटर्ड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स अटेम्प्ट्स
टू एक्साइट द डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो यानी सेक्शन तो कह रहा है कि भैया अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कोई डिसअफेक्शन लेके आते हो, सेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट लाइफ, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है और 3 साल तक के भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन है इसका, अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसका इलस्ट्रेशन आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखिए, डिसअफेक्शन इंक्लूड्स द डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ इनमिटी। इनमिटी का मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ये बेरेक्ट में नहीं है, ये मैंने खुद आगे रेड में लिख रखा है। द फीलिंग्स ऑफ एक्टिव अपोजिशन, यानी अपोज करना, थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन शो किया, दैट इज इनमिटी, और आप ये शो कर रहे हैं, तो वो आपकी आपका जो सेडिशन में नहीं आएगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, डिसअप्रोवेशन, यानी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। आपने कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है और उस पॉलिसी के सपोज आप डिसअप्रूव करते हो कि ये ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो भी आपकी इसके 124A में नहीं आएगा, सेडिशन में नहीं आएगा। अब एक्सप्लेनेशन 3 देखते हैं। एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोवेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और एनी अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एक्साइटिंग अटेम्प्ट, यानी आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो कि आप गवर्नमेंट को हेल्दी क्रिटिसाइज कर सकते हो, इवन एक्टिव क्रिटिसिज्म भी इसमें एग्जेम्प्टेड है, बट आपकी कोई स्टेटमेंट से, लिटरेचर से कोई इंसाइटमेंट ना हुआ हो, राइट। तो वो आपके ये एक ओवरऑल है। तो यहाँ पर आपका ये 124A का कंप्लीट था। अब पुलिस तो इसके हिसाब से FIR लॉन्च करती है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए बहुत सारी चीज़ें रीड बिटवीन द लाइंस होती हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी डायरेक्शन देता है, और जो फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है वो आपका लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। लेकिन कोर्ट में तो वो चलता है, लेकिन पुलिस जब FIR लॉन्च करती है, वहाँ पर कह रहा हूँ, उसमें इन चीज़ों को कोई रिगार्ड नहीं रखा जाता। अब 95 में भी सुप्रीम कोर्ट दोबारा रिटायरेट करता है बलवंत सिंह वाले केस में। इन्होंने ये स्लोगन लगाते हैं, द रेजिंग ऑफ द स्लोगन ए कपल ऑफ टाइम्स विच नाइदर इवॉक्ड एनी रिस्पॉन्स नोर एनी रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक। और वो एंटी स्लोगन जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन होता है 1984 में, और वो फिर पब्लिकली नारे लगाते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन लगाते हैं, तो वो सेडिशन में बुक हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सेडिशन कुछ आगे कुछ कार्रवाई तो हुई नहीं, लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई उसके कुछ दंगा फसाद नहीं हुआ उससे, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो केदारनाथ वाला केस की डायरेक्शन भी इसी में फॉलो की। तो अगर मैं 95 में जिस भी SHO ने FIR काटी, तो उस समय अगर उसने केदारनाथ सिंह वाला केस ढंग से पढ़ा होता तो ये FIR नहीं कटती ना, एटलीस्ट सेक्शन में, और बहुत सारे सेक्शन में FIR कटती, लेकिन प्रैक्टिकली नो रिगार्ड एट ऑल। अब ये देखिए, एक लाइव मिंट का एक आर्टिकल है, सेडिशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इसमें कुछ डाटा हैं जो मैंने इस आर्टिकल से लिए हैं। ये पूजा दंतेवाड़ा और विष्णु पद्मनाभन का ये आर्टिकल है, बड़ा अच्छा आर्टिकल लगा, तो यहाँ से मैंने कुछ लिया है। आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB आपको पता ही है, ये पूरा डाटा जो है वो आपका कलेक्ट करते हैं। ये इन्होंने क्या किया कि पहले सेडिशन को एक अलग से कैटेगरी में ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे 2014 से पहले। 2014 ऑनवर्ड्स जब डिमांड उठी और काफ़ी रिप्रेजेंटेशन गई कि सेडिशन का मिसयूज़ होता है तो रिकॉर्ड तो होना चाहिए, ताकि क्योंकि देखो डाटा बेस पे ही कोई इंटरप्रिटेशन निकलती है, तो इसलिए डाटा सबसे पहले जरूरी है, डाटा तो मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखा इन्होंने 47 केसेस सेडिशन, बट देन दैट नंबर इंक्रीज टू 70 in 2018, द लेटेस्ट ईयर विद अवेलेबल डाटा। तो 2018 में देखिए स्पाइक करके 70 FIR कटी सेडिशन के अंडर। तो ये आपका देखिए 47 to 70 यहाँ पे डाटा बढ़ गया है आपका। अभी एक ये बड़ा अच्छा चार्ट है, आसाम, झारखंड, बिहार, हरियाणा अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ऑल सेडिशन केसेस। तो अगर आप देखिए कि आसाम 16%, झारखंड 16%, हरियाणा 13%, बिहार 11%, केरला 9%, अदर्स 35%। तो मैक्सिमम देखिए इन 5 स्टेट्स में ही सेडिशन पे के अंडर ज़्यादा FIR कटी है मैक्सिमम। अब ओनली हैंडफुल ऑफ द सेडिशन केसेज हैव बीन रिजल्टेड इन कन्विक्शन। देखिए जो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि FIR तो पुलिस का राइट हो काट दिया उन्होंने, लेकिन उसका एक्चुअल कन्विक्शन कितना निकलता है, तो उससे पता लगता है कि प्रॉपर वाक्य में ही सारे फैक्ट्स को और लॉ को ध्यान में रखते हुए FIR काटी कि नहीं काटी है। अब यहाँ पे देखिए आप जैसे इसमें 2016 में आपके टोटल रिपोर्टेड ड्यूरिंग द 35 रिपोर्ट हुए, 17 में 51 हुए, 18 में 70 हुआ, 19 का भी रिकॉर्ड आया नहीं है। तो आपका टोटल केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन 86, इस तरीके से देखिए 18 में आपका 190, और ट्रायल में जो आपका 16, 27, 38, यानी मेन आपको देखिए आप ध्यान से देखें तो केसेस कन्विक्टेड इन द ईयर 2016 में सिर्फ 1 केस कन्विक्ट हुआ, 17 में सिर्फ 1 और 18 में 2। तो यानी FIR इतनी कट रही हैं और कन्विक्शन रेट आपका कन्विक्शन निकल रहा है सिर्फ 1 का या कहीं 2 का। तो इसका मतलब सारी की सारी जो FIR हैं वो गलत सेक्शन में इन्होंने काटी गई। अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल सफ़र करता है।
क्योंकि वो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल होता है, तो उसको कंसर्न बंदे को बहुत ज़्यादा इश्यूज बनते हैं बेल लेने में भी। और वैसे भी एक ट्रॉमा है आपका सेडिशन, देशद्रोह, जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। द मोस्ट ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट वर वायलेशन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए आपको पता है कि जो आप जहाँ पे भी कुछ भी आपके लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो सबसे पहले जो पब्लिक प्रॉपर्टी दिखती है उसे पब्लिक बसेज हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें आगजनी कर देते हैं। तो फिर ये एक्ट लेके आए और उस एक्ट में देखिए जो प्रिवेंशन टू द ऑफ द डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, सबसे ज़्यादा एफआईआर इसमें कटी हैं। आपका 5000, 7000 देखिए 8000 और इस तरीके से इतनी ज़्यादा एफआईआर कटी हुई हैं। लेकिन मेनली जो आपका है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है, इसमें भी काफ़ी कटी हुई हैं। लेकिन आपका कमाल की बात है जो 4th नंबर पे सेडिशन का जो है उसमें 16, 31, 51, 70, तो एफआईआर बहुत कम कटी हुई है इस पर्टिकुलर सेक्शन में वैसे तो। अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने क्या किया, 2017 से एनसीआरबी ने एक नई कैटेगरी स्टार्ट की, द इंसिडेंस ऑफ वायलेंस बाय एंटी नेशनल एलिमेंट्स को इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, नॉर्थ ईस्ट आपके यानी जो ईस्टर्न स्टेट 7 सिस्टर्स हैं, जिहादी टेररिस्ट आपके यानी JNK में हो गया आपका, नक्सलाइट्स आपका जो आपके आपका ये रेड जो एरिया है आपका जहाँ पे नक्सलिज्म है आपका, जैसे आपका बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, सम पार्ट ऑफ यूपी है, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, और आपके यहाँ पर और 4th आपके अदर टेररिस्ट। तो ये मोर देन 1000 केसेस रिपोर्टेड हुए। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप केसेस देखेंगे नक्सलाइट का, लेफ्ट जो विंग है उसमें आपका देखिए 500 और 600 के पास फायर कटी हैं। तो सबसे ज़्यादा इस हम लोग वहाँ पे आपके सेडिशन का यूज़ किया गया है। एंड शॉकिंग कि इवन अगेंस्ट फार्मर के अगेंस्ट भी सेडिशन लगाया गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखिए, आपने टेररिस्ट के अगेंस्ट सेडिशन लगा दिया, इट्स ओके, गुड, लेकिन अगर फार्मर के अगेंस्ट सेडिशन लगता है तो ये एक रीथिंक करने की ज़रूरत है यहाँ पर। कंपेयर टू द अदर ऑफेंसेस, सेडिशन रिमेन्स ए रेयर क्राइम, इट अकाउंट्स टू लेस देन 0.01%। तो यानी अगर आप इसको देखें 10,000 अगर एफआईआर कटती हैं तो उसमें एक एफआईआर सेडिशन की होती है, राइट। तो बहुत मिनिस्कल है। बट विद इन इंडिया सम पार्ट्स आर इमर्जिंग इन द सेडिशन हॉटस्पॉट्स। आजकल कोविड-19 चला हुआ है तो ये वर्ड बड़ा आप डे टू डे बेसिस पे सुन रहे हैं, हॉटस्पॉट। तो सेडिशन हॉटस्पॉट्स बन गए कुछ स्टेट्स जो मैंने भी जिक्र किया था। आसाम में तो देखिए ऐसा भी होगा कि जो 80-year-old रिपोर्टर है जो NRC के प्रोटेस्ट में कुछ लिख रहे थे, उनकी भी एफआईआर काट दी। 80-year-old, पता नहीं वो कब ऊपर जा सकते हैं। और झारखंड में देखिए आपका, झारखंड में काफ़ी एफआईआर कटी हैं। 37 एडिशन जो सेडिशन केसेज हैं ईच अकाउंट फॉर 32% ऑल सेडिशन केसेज। 2014 से लेकर 15 तक अकेले 32% सिर्फ इन 2 स्टेट्स में कट गए हैं एफआईआर। अब जो आपकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका, प्रोटेस्टर्स आपको पता ही है काफ़ी ये हुआ ये, तो इसमें झारखंड में देखिए आपका 3000 लोगों के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस पर उनके अगेंस्ट है ये सेडिशन चार्ज इन्वोक कर दिया। तो ये यहाँ पे भी क्या फार्मर या एक आम आदमी अगर प्रोटेस्ट, सिंपल प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुली कर रहा है, तो क्या सेडिशन चार्ज इन्वोक हो सकता है? तो यानी कोई रिगार्ड नहीं है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए एक आपका कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ये तमिलनाडु में है। ये 2002 से चलना शुरू हुआ था और जाके अब फाइनली ये इसका हुआ है काम। तो इसमें 9 प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोविजन में बुक की, लेकिन 9000 प्रोटेस्टर्स तो आपके तमिलनाडु पुलिस ने आपके सिर्फ और सिर्फ सेडिशन में बुक कर दिए। तो कहने को एफआईआर तो एक कटी है, लेकिन उस एफआईआर में 9000 प्रोटेस्टर्स हैं जो गरीब लोग हैं, जिनकी ज़मीन एक्वायर हो रही है, जिनको प्रॉपर आपका कंपनसेशन नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों के सेडिशन, तो ये एक माइंड ब्लोइंग है। अब हम बात करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। देखिए 1967 का था। इस एक्ट के तहत क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट आपकी, वो किसी को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती है, और लेकिन किसी इंडिविजुअल को नहीं कर सकती थी उस एक्ट के, ये उसमें लिमिटेशन थी। लेकिन अभी जो 2019 में एक अमेंडमेंट किया, तो अब इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर इसके तहत भी काफ़ी एफआईआर कटती हैं, और इसमें ज़्यादातर एफआईआर आपकी JNK या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कटती हैं। अब इसमें इन्होंने भी कंसर्न दिखाया कि ये JNK में आपके बहुत ज़्यादा एफआईआर कटी हुई हैं इसमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और JNK में। अब दिस वॉज मीन टू बी मोर स्पेसिफिक लॉ इंटेंडेड टू इम्पोज मोर रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के एक ग्राउंड है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, जो 8 ग्राउंड्स हैं, तो उन पर आपकी एफआईआर कट सकती है।
अब हम 2018 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका 1182 केसेस रजिस्टर्ड हुए आपके यूपा में इस एक्ट के तहत, और इसमें जो 92% जो केसेज हुए वो सिर्फ 5 स्टेट्स में हैं। तो यानी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, झारखंड, मणिपुर। तो यानी ये स्टेट में दबा के आपके, देखिए कुछ स्टेट्स के हैं कि आपका सेडिशन बहुत लगा रही हैं, आपकी यूपा भी बहुत लगा रही हैं प्रोएक्टिवली। कश्मीर में देखिए, कश्मीर में आपको पता है कि इंटरनेट शटडाउन हुआ था जो आपका 5 अगस्त आपको 2019 में लास्ट ईयर। तो उसमें जो आपको वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन था, तो कुछ लोगों ने जो प्रोहिबिटेड जो इस तरह के सोशल मीडिया थे, VPN है, तो वहाँ पे नेट भी नहीं था तब भी VPN चलेगा या उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, तो उनके सोशल मीडिया पे बैन था, उसको फ्लाउट करने को उसमें भी FIR कटी हुई है। अब देखिए आपका यूपा क्या है, बेसिकली क्लैम डाउन ऑन डाइसेंट। डाइसेंट बेसिकली क्या है कि डाइसेंस तो एक अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी की, लेकिन उस डाइसेंट की एक लिमिट है। आप उस सेक्शन तक ना जाइए कि उससे कोई वायलेंट हो जाए आपके। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए यूके और जिस ने यहाँ पे सेडिशन लॉ लेके आए, उन्होंने खुद अपने कंट्री में 2010 में इसको रिपील कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी रिपील कर दिया है, और इंडिया में भी 2 बार इस पर अटैम्प्ट हो चुके हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो 1950 में बोला था, लेकिन उस आगे कार्रवाई नहीं की। जब फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए तो उस समय ये बात उठी थी, लेकिन वो लेके नहीं आए थे। वो सिर्फ 19 क्लॉज 2 में 2 ग्राउंड्स एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस के लेके आए थे। अब एक ये आर्टिकल है इंडिया टुडे का, द कांग्रेस मैनिफेस्टो प्रॉमिसेस टू डू अवे विद द ब्रिटिश एरा सेडिशन लॉ। देखिए ये एक्चुअली जब ये आपका ये आर्टिकल है 2019 का, और आपका JNU में जब ये हुआ कन्हैया कुमार का JNU जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट केस था, और उसमें ये सेडिशन के तहत वो बुक किए गए, जिस तरीके से उन्होंने स्लोगनियरिंग की वहाँ पे गेट के सामने और सेडिशन चार्ज लगाया। हालांकि बाद में उनको बेल मिल गई, और वो भी एक अनटोवर्ड इंसिडेंट था, इस लेवल तक ये नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे कह रही है कि जिस तरीके से सेडिशन का मिसयूज़ हो रहा है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम सेडिशन को रिपील कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे को ये डाउट है कि 1949 से जब से वो सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने काफ़ी टाइम रूल किया, लेकिन कभी सेडिशन हटाया नहीं, सिर्फ एक बार बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपके पास जब पावर होती है तो आप उस लॉ को रिपील नहीं करते हो। जब आप अपोजिशन बैठते हो तो आप रिपील की बात मैनिफेस्टो तक डाल देते हो, लेकिन द मोमेंट दे विल कम इनटू द पावर दे विल नॉट रिपील इट। लेट अस सी क्या होता है आगे। अब लॉ कमीशन की जहाँ तक बात आती है कि इसमें देखिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मैटर रेफर किया लॉ कमीशन के पास। लॉ कमीशन आपकी पता है, आपको टॉप लॉ एडवाइजरी बॉडी है, वो रिकमेंडेशन देते हैं। वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि उनकी लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन जब तक ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, इन्होंने कंसल्टेशन पेपर प्लॉट किया था, क्वेश्चनर बनाए थे, और लेकिन उनका जब तक टर्म पूरा हो गया तो वो रिपोर्ट नहीं आ पाई। अब लॉ कमीशन ने बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी है, देखिए, फॉर मियरली, ये आप अपने क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हो, फॉर मियरली एक्सप्रेसिंग ए थॉट दैट इज नॉट इन कंसोनेंस मीन कन्फर्मिटी विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ए पर्सन शुड नॉट बी चार्ज फॉर सेडिशन। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इफ द कंट्री इज नॉट ओपन टू पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, अगर किसी कंट्री अगर डे ऑफ द गवर्नमेंट अगर क्रिटिसिज्म को बियर नहीं कर सकती है, वो लाइक नहीं करती है, देयर लाइज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द प्री एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो फिर प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस फ़र्क क्या रहेगा, फिर पुलिस स्टेट में और वेलफेयर स्टेट में क्या डिफरेंस रहेगा। तो हाँ, एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट का स्टैंड, जैसे हमने वो वीडियो सुनी थी, तो उसमें एनी रिकमेंडेशन दो वुड हैव लाइकली फॉलन ऑन द डीप ईयर्स ओवर टाइम एंड अक्रॉस द डिफरेंट पार्टीज, द इंडियन गवर्नमेंट स्टांस हैज़ बीन कंसिस्टेंट ऑन सेडिशन। देखिए, जब आप रूलिंग साइड में होते हो तो आपको सेडिशन लॉ बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, राइट। लेकिन जब मोमेंट आप अपोजिशन में जाते हो तो आपको सेडिशन लॉ बहुत बुरा लगता है कि नहीं, इसको रिपील भी करना चाहिए। अब समझ गए हो कि हमने दोनों स्लाइड्स वो दिखाई थी आपको, राइट। अब यहाँ पर जो मेरा ओपिनियन और वे फॉरवर्ड हो सकता है, आप मेरे ओपिनियन से डिफ़र कर सकते हो, और अगर आप मेरे ओपिनियन को सपोर्ट करते हो या डिफ़र करते हो तो प्लीज़ मेंशन इन योर कमेंट बॉक्स। आप लिख सकते हो आपका कोई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जो आप मेंशन कर सकते हो, जो मेरे को भी पता लगे। वैसे तो देखिए केस लॉज बहुत थे, अब सबको केस लॉज को तो हम, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट केस लॉज मेंशन किए हैं जो लॉ ऑफ लैंड अभी इज नो, स्टिल यू कैन शेयर। अब यहाँ पे जो देखिए, आपका 124A को अमेंड किया जा सकता है, आपका केदारनाथ सिंह वाला केस। देखिए CRPC में आपको 41A, 41B, 41C, 41D, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस थे, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए CRPC अमेंडमेंट लेके। तो यहाँ पे भी किया जा सकता है, ताकि जो एक SHO
या जो मुंशी जब FIR काटता है उसको भाई साहब को भी पता लग जाए कि इसमें IPC के बेर एक्ट में ये लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा चीज़ है, देखिए वो जजमेंट वगैरह नहीं देखते, वो सिर्फ IPC की जो बुक है उसको देखते हैं। तो एक तो ये बहुत जरूरी है, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। In fact, the police HO goes as per the bare language of the section 124A. He does not want to take risk of understanding decision of Supreme Court. He is bound by the bare language of the section and departmental direction as per his wisdom. जो उसको ठीक लगता है। टू कंडक्ट, एक पुलिस ऑफिसर्स का क्या है कि उनको सेंसिटाइजेशन किया जाना चाहिए, उनके सेमिनार होने चाहिए, और खासकर इंस्पेक्टर लेवल बिलो के, तो उनको पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट्स के इस पे क्या डायरेक्शंस है, तो उनको एक टाइमली उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए। सेकंड, डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस इश्यू करनी चाहिए कि 124 में जो लेटेस्ट डायरेक्शंस हैं, और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये SSP से क्लियरेंस ले पहले, उसमें SSP से एडवाइजरी ले ली जाए SHO जब भी सेडिशन में, तो क्योंकि देखिए SSP एक IPS ऑफिसर होता है, पढ़ा लिखा ऑफिसर होता है, काफ़ी उसका एक्सपोजर हो चुका होता है, तो आई थिंक वो काफ़ी फेयर डिसीजन लेंगे। तो अल्टीमेटली FIR अगर केस वाकई में बनता है तो तभी पुटअप होगा, क्योंकि SSP के पास क्या है कि आपका लीगल असिस्टेंट भी है, आपका ADA भी है, तो जो एक डिसीजन होगा वो एक ब्रॉड बेस्ड और लॉ बेस्ड पे होगा, तो काफ़ी चांसेस ये हैं कि वो केस भी स्ट्रेंथन होगा आगे जाकर नेक्स्ट स्टेज पे। लेकिन ये भी अपने आप में एक इश्यूज़ है। अब यहाँ पे देखिए सेडिशन का, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो लॉ रिफॉर्मेटिव कमीशन था, तो ऐसे करके आप सेडिशन को भी लाइटर वर्ड्स के साथ चेंज कर सकते हो। वो लॉ कमीशन से बेटर है, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन लेटर सी कब आती हैं आगे। और जहाँ तक मैं अपना पर्सन सोचता हूँ ना, कि अगर एज इट इज़ भी 124A जो आपका है प्लस सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं तो सफिशिएंट है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन में है, और जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोर्ट केसेस के, आपके सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजमेंट्स को रट्टा लगाते रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनालिसिस द थिंग्स। एक रैंक ऑफ जो सब इंस्पेक्टर लेवल का जो ऑफिसर होता है, उसकी एक डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। वो BA करके आया, BCom करके आया, BSc करके आया। सारे पुलिस ऑफिसर आपके लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, और सिंपल लॉ करने से भी नॉलेज नहीं होती। आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल आप उसमें डेली रूटीन पे प्रैक्टिस कर रहे हो। एक क्रिमिनल लॉयर जैसी एक नॉलेज कैसे हो सकती है एक पुलिस ऑफिसर को। और आपका देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी होता है। जैसे अभी मैंने तमिलनाडु का ये कुडनकुलम वाला न्यूक्लियर प्लांट वाला 9,000 लोगों के अगेंस्ट सिर्फ जो एक पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट, और या हायर आपका क्लेम के लिए, और उनके अगेंस्ट आपके एक सिंगल शॉट में सेडिशन में एक FIR कट जाती है, तो इतना बड़ा डिसीजन एक SI या SHO नहीं ले सकता। ये गवर्नमेंट के इशारे पे फिर आगे डायरेक्शंस मिलती हैं, और तब ये वर्बली, और तब फिर ये FIR कटती हैं। देखो FIR तो कटेगी पुलिस स्टेशन में, लेकिन डिसीजन एट द हाईएस्ट लेवल लिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ डे को डिसाइड करना है। अगर इसका लॉ ऑफ लैंड शुड बी रिस्पेक्टेड, जो सुप्रीम कोर्ट की इस पर डायरेक्शंस हैं, और विद लेटर एंड स्पिट अगर ये सारे फैक्ट्स को जज किया जाए तभी FIR लॉन्च होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को टॉपिक काफ़ी कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बेनिफिट हुआ हो, और आप जो अपने कमेंट शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर। और अगर कोई और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आई होप आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे, और आई प्रे टू द गॉड कि आप अपने मिशन में सफल हों। थैंक यू। जय हिंद।